नमस्कार, सक्सेस का स्वागत है। हिंदी क्षितिज की जो गद्य खंड की किताब है उसके जितने भी पाठों के ऑब्जेक्टिव महत्वपूर्ण प्रश्न हैं वो हम डिस्कस कर लेते हैं। पहला पाठ है वैसे नेताजी का चश्मा। तो इसके जो भी ऑब्जेक्टिव प्रश्न बन सकते हैं, शहर के मुख्य बाजार के मुख्य चौराहे पर किसकी प्रतिमा लगी थी? तो अपने को ध्यान है सुभाष चंद्र बोस की। हालदार साहब कितने दिनों से कंपनी के काम से कस्बे से गुजरते थे? 15 दिनों के अंदर अंदर। ठीक है। मूर्ति कोट के दूसरे बटन तक कितने फुट ऊंची थी? तो ये थी अपनी 2 फुट। नेताजी की मूर्ति पर सरकंडे का चश्मा किसने लगाया था? तो बच्चों ने लगाया था। नेताजी की मूर्ति किसने बनवाई थी? तो मास्टर मोतीलाल ने नेताजी की मूर्ति बनवाई थी। नेक्स्ट पार्ट है बाल गोविंद भगत। तो इसका पहला प्रश्न है, बाल गोविंद भगत जो है वो गद्य साहित्य की कौन सी विधा में लिखा गया पाठ है? तो रेखा चित्र। बाल गोविंद भगत के बेटे को मुखाग्नि किसने दी थी? तो इसको दी थी पतोहू ने, यानी कि उनके बेटे की पत्नी ने। बाल गोविंद भगत अपने खेत की पैदावार कहाँ पर ले जाते थे? तो सबसे पहले वो कबीरपंथी मठ पर ले जाकर उसको दान करते थे और वहाँ से जो कुछ भी प्रसाद स्वरूप उनको मिलता उससे अपना गुजारा करते थे। पुरवाई शब्द किसके लिए आया है? तो ये हवा का पर्यायवाची है, पुरवाई। बाल गोविंद भगत कौन सा वाद्य यंत्र बजाते थे? खंजड़ी बजाते थे। क्या बजाते थे वो? खंजड़ी। नेक्स्ट पार्ट है लखनवी अंदाज, यशपाल जी द्वारा रचित है ये। तो इसके ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को बात कर लेते हैं। पहला प्रश्न, लेखक ने किस क्लास की टिकट खरीद कर रेल यात्रा की थी? तो सेकंड क्लास की। ठीक है। कहानी के लिए आवश्यक होता है तो विचार, घटना और पात्र तीनों चीज़ें आवश्यक होती है, यानी उपयुक्त सभी। सफ़ेद पोच सज्जन ने तौलिए पर क्या रखा था? तो खीरे की बात हो रही है, खीरा रखा था। नमक मिर्च छिटका है ना, खाया नहीं बाहर फेंक दिया जूम करके। तो ये स्टोरी है इसकी। नेक्स्ट है, खीरा लजीज होता है लेकिन मैदे पर बोझ डाल देता है। मैदे का मतलब यहाँ पेट है। नवाब की बात सुनकर लेखक को क्या लिखने का विचार आया? नई कहानी लिखने का विचार आया था। नेक्स्ट पार्ट है, एक कहानी है भी जो मनु भंडारी द्वारा रचित है और इसके ऑब्जेक्ट प्रश्न की बात कर लेते हैं। लेखिका के पिता ने रसोई को क्या कहकर संबोधित किया था? भटियार खाना कहा था उन्होंने। लेखिका ने बचपन में अपने भाइयों के साथ कौन सा खेल खेला था? गिल्ली डंडा। ठीक है ना। नेक्स्ट है, लेखिका को साहित्य की दुनिया में प्रवेश किसने दिलवाया? तो इनकी जो सहपाठी थी शीला अग्रवाल प्राध्यापिका, उन्होंने दिलवाया था, प्राध्यापिकी शीला अग्रवाल। नेक्स्ट पार्ट है नौबत खाने में वादा, जो लिखा यतेंद्र मिश्र नामक लेखक ने। ठीक है। प्रश्नों की बात कर लेते हैं। तो पहला प्रश्न है, उस्ताद बिस्मिल्लाह खां के बचपन का नाम क्या था? इनका नाम था अमीरुद्दीन। शहनाई वादन में बिस्मिल्लाह खां के उस्ताद कौन थे? तो ये थे अली बख्श। बिस्मिल्लाह खां को संगीत की आरंभिक प्रेरणा किनसे मिली? रसूलत बाई और बतौलत बाई। तो ये जो है दो महिलाओं के नाम हैं। ये जो निकला करते थे बिस्मिल्लाह खां, तो रास्ते में ये भी गाती थी, रसूलत बाई और बतौलत बाई। तो इनके गाने को सुन करके ही जो संगीत के प्रति उनके मन में प्रेम पैदा हुआ था। नेक्स्ट है, बिस्मिल्लाह खां किस संस्कृति के प्रतीक थे? तो ये हिंदू और मुस्लिम, क्योंकि हनुमान जी के मंदिर की जोड़ी पर बैठकर गाते थे, इसलिए हिंदू मुस्लिम प्रतीक थे। ठीक है। नेक्स्ट पार्ट है संस्कृति, जो लिखा भदत आनंद कोसलैन जी ने। बात कर लेते हैं प्रश्नों की। पहला प्रश्न है, संस्कृत व्यक्ति के कार्यों के पीछे कौन सी भावना रहती है? तो जन कल्याण की भावना रहती है। ठीक है। पेट की आग बुझाने के लिए मानव ने किसका आविष्कार किया था? तो आग का आविष्कार किया था। पहले मनुष्य जो है मांस को कच्चा खाता था, परंतु बाद में उसने पकाकर खाना चालू कर दिया जब आग का आविष्कार किया तब। लेखक ने सभ्यता की जननी किसे कहा है? तो किसको कहा है? संस्कृति को। ठीक है। संस्कृति ही सभ्यता की जननी है। संस्कृति नामक पाठ में न्यूटन को क्या कहा गया है? एक संस्कृत मानव कहा गया है। संस्कृत मानव किसे कहते हैं? जिसने किसी भी चीज़ को सबसे पहले आविष्कृत किया, सबसे पहले सोचा कि भाई ये ऐसे हो सकता है, उसको बोलते हैं संस्कृत मानव। फिर उसे अपनाते अपनाते बाद में वो किस में रूपांतरित हो गई? सभ्यता में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संस्कृति का संबंध मानव के किस जीवन से होता है? तो आंतरिक जीवन से होता है। ठीक है। नेक्स्ट पार्ट, अब जो पाठ है अपने माता का आंचल, ये है कृति का किताब से। ठीक है। क्षितिज के पूरे पाठ हो गए जितने भी ऑब्जेक्टिव प्रश्न थे। अब माता के सॉरी कृति का किताब के 3 पार्ट है, उनके ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को देख लेते हैं। पहला प्रश्न है, माता का आंचल कृति के रचनाकार कौन है? तो ये पाठ किसने लिखा है? शिव पूजन साय ने लिखा है। देहाती दुनिया उपन्यास से लिया गया पाठ कौन सा? तो यही है, माता का आंचल। ठीक है। तो आपको ये भी ध्यान रखना है कि माता का आंचल जो पाठ है किस उपन्यास से लिया गया है? देहाती दुनिया। माता का आंचल पाठ में लेखक का असली नाम क्या था? तो भोलानाथ था। क्या नाम था? भोलानाथ। सॉरी भोलानाथ तो वास्तविक नाम था, असली नाम था तारकेश्वर नाथ। ठीक है। भोलानाथ तो उसको उपनाम था, उसको कहकर पुकारते थे, बाकी रियल नाम था तारकेश्वर नाथ। नेक्स्ट है, मकई के खेत में किसका झुंड चल रहा था? किसका चल रहा था? भैंसों का। चूहों के बिल में पानी डालने से बिल से क्या निकला? सांप निकला था, है ना। उसको देख करके डर गए थे और भागे थे वो। प्रश्न नंबर 11, बुढ़वा बेईमान मांगे करेला का चोखा कहकर बच्चों ने किसको चढ़ाया था? तो मूसन तिवारी नाम का एक वृद्ध व्यक्ति था, उसको चढ़ाया था इन्होंने। ठीक है। और इसके बाद में माता का जल पाठ किस शैली में लिखा गया है? तो ये लिखा गया है अपना आत्मकथा शैली में। ठीक है। और भोलानाथ के पिताजी पूजा के समय उनके मस्तक पर किसका तिलक लगाते थे? भभूत का। ठीक है। तो ऑप्शन सारे चंदन, कुमकुम, सिंदूर, कंफ्यूज करने वाले ऑप्शन होते हैं, तो भभूत का लगाते हैं। नेक्स्ट पार्ट है, रामनामा बही में लेखक के पिताजी कितनी बार राम नाम लिखते थे? 1000 बार। ठीक है, बड़ी 1000 बार लिखते थे। और इसके बाद में एक प्रश्न छूट गया, अमोला किसे कहते हैं? ठीक है। तो अमोला किसे कहते हैं? आम का उगता हुआ पौधा क्या कहलाता है? अमोला। माता का आंचल पाठ में महतारी शब्द का क्या अर्थ है? तो माता। ठीक है। और उतान शब्द का क्या अर्थ है? तो उतान जो है पीठ के बल लेटना, उतान कहलाता है। माता के आंचल पाठ के लेखक को बचपन में किससे अधिक लगाव था? तो किससे था? पिताजी से। ठीक है। शुरू में पिताजी से लगाव था, परंतु अंतिम समय जब आता है तो किसके आंचल में शरण लेता है बच्चा? माता के आंचल में, इसलिए पाठ का नाम है माता का आंचल। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 15,
माता काजल पाठ में लेखक अपने पिताजी को क्या कहकर पुकारा करते थे? तो बाबूजी कहते थे। और बचपन में लेखक अपने पिताजी के साथ कौन सा खेल खेलते थे? तो कौन सा खेल खेलते थे? कुश्ती का। ठीक है, पहले भी एक खेल का नाम आया था गुल्ली डंडा। ठीक है, तो कंफ्यूज नहीं होना, यहाँ पर कौन सा खेल खेला जाता है? कुश्ती का। नेक्स्ट पार्ट है, नेक्स्ट है सना सना हाथ जोड़ी। तो सना सना हाथ जोड़ी एक मतलब प्रार्थना है जो कि लेखिका ने एक नेपाली युवती से सीखी थी, इसलिए इसका नाम रखा गया सना सना हाथ जोड़ी। ठीक है, सना सना हाथ जोड़ी पाठ की लेखिका कौन है? तो किसने लिखा है पाठ? मधु कांकरिया ने। सना सना हाथ जोड़ी पाठ किस विधा में लिखा गया है? तो ये यात्रा वृतांत एक तरीके से। लेखिका ने गंगटोक शहर की यात्रा की थी, उसके तो यात्रा वृतांत है ये। गंगटोक नहीं मैडम, गंतोक कहिए। गंतोक मतलब है पहाड़। ये किसने कहा? तो जितेंद्र नार्गे ने कहा था, जो किनका क्या था? ड्राइवर कम गाइड। भारतीय आर्मी के किस कप्तान ने युमथांग को टूरिस्ट स्पॉट बनाने में सहयोग दिया था? तो कप्तान शेखर दत्ता ने सहयोग दिया था। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 3, सना सना हाथ जोड़ी पाठ में वर्णन है, किसका वर्णन है? हिमालय की यात्रा का। सना सना हाथ जोड़ी पाठ में किस शहर का सौंदर्य का वर्णन किया गया था? तो गंगटोक का, जो कि सिक्किम की राजधानी है। लेखिका ने गंगटोक को किसका शहर कहा है? मेहनत कश बादशाहों का शहर कहा है, क्योंकि वहाँ की महिलाओं ने, वहाँ के लोगों ने बहुत मेहनत करके इसको इतना सुंदर बनाया है। युमथांग घाटी की क्या विशेषता है? तो यह घाटी जो है फूलों से भर जाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मन वृंदावन होने का क्या अर्थ है? यानी कि अत्यंत प्रसन्न होना, अत्यधिक प्रसन्न होना। जितेंद्र ने युमथांग घाटी में किस फिल्म की शूटिंग होने की बात कही थी? तो गाइड पिक्चर की शूटिंग हुई थी यहाँ पे, ऐसा उसने कहा था। गंतोक में श्वेत पताकाएं किस अवसर पर फहराई जाती है? तो जब कोई दुख की बात होती है, शोक के अवसर पर। ठीक है, और शांत और रंगीन पताकाएं बनाते हैं, कब बनाते हैं? उत्सव के अवसर पर। तो लेखिका ने गाइड व ड्राइवर का नाम क्या था? तो वही था जितेंद्र नार्गे। नेक्स्ट है, जितेंद्र ने देवी देवताओं के निवास वाली जगह का नाम क्या बताया था? तो खेदुम। ठीक है, और लेखिका ने सना सना हाथ जोड़ी प्रार्थना किससे सीखी थी? तो नेपाली युवती से सीखी थी। नेक्स्ट है, लायुंग की सुबह कैसी थी? तो अत्यंत शांत थी, है ना। तो बेहद शांत और सुरम्य, अंतिम लाइनों में ये आता है, लायुंग की सुबह शांत और सुरम्य थी। हिमालय की तीसरी सबसे बड़ी चोटी कौन सी है? ठीक है, तो पहली माउंट एवरेस्ट है, दूसरी केटू है और तीसरी कंचनजंगा है। तो यहाँ पर तीसरी पूछा है, तो कौन सी है? कंचनजंगा। नेक्स्ट है, गंगटोक से युमथांग की दूरी कितनी? 150 किलोमीटर थी। और नेक्स्ट प्रश्न है, अंतिम प्रश्न, देखते ही देखते रास्ते किस तरह घुमावदार हो गए? जलेबी की तरह। ठीक है, जलेबी की तरह। अब देखो, रस्सी की तरह, सांप की तरह, नदी की तरह, तो जलेबी की तरह घुमावदार हो गए थे। जिन शब्दों का प्रयोग पाठ में किया गया है वही उत्तर अपने को मानना पड़ेगा। नेक्स्ट पार्ट है, अंतिम प्रश्न। अंतिम पार्ट है, मैं क्यों लिखता हूँ। अज्ञेय जी ने लिखा है इसको। और पहला प्रश्न है, मैं क्यों लिखता हूँ, पाठ के लेखक वही अज्ञेय जी हैं। ठीक है, और अज्ञेय जी ने बीएससी कहाँ से की थी? तो लाहौर से की थी। कि किसे संक्षिप्त वाक्यों में बांधना आसान नहीं है? तो किसे बांधना आसान नहीं है? इसका उत्तर होगा अपना, जीवन के आंतरिक अनुभवों को संक्षिप्त वाक्यों में बांधना आसान नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न है, लेखक ने कहाँ पर गिरे अणु बम के बारे में समाचार पढ़े? तो कहाँ पर? हिरोशिमा पर। ठीक है, किस नदी में बम फेंककर सैनिक हजारों मछलियाँ मार देते थे? तो ब्रह्मपुत्र नदी में बम फेंककर, अब उनके खाने के लिए। ठीक है, लेखक ने किसके आधार पर अपना लेख लिखा? तो किसके आधार पर लिखा? आर्थिक संपादक के आग्रह पर, आर्थिक आवश्यकता के लिए, अपनी अनुभूति के आधार पर, या प्रकाशक के तकाजे पर? उत्तर होगा अपनी अनुभूति के आधार पर। ठीक है, एक सच्चा लेखक होता है जो अपनी अनुभूति के आधार पर लिखता है, तो ये चीज़ें उसके लिए मैटर नहीं करती है। लेखक स्वयं किसके लिए लिखता है? किससे लिखता है? तो अपने आंतरिक व्यवस्था से मुक्ति पाने के लिए, तटस्थ होकर आंतरिक व्यवस्था को देखने के लिए, आंतरिक व्यवस्था को पहचानने के लिए। तो उपयुक्त सभी इसमें आ जाएगा। नेक्स्ट है, लेखकों के सामने कौन सी व्यवस्था होती है? तो उपयुक्त सभी व्यवस्था, संपादक का आग्रह, प्रकाशक के तकाजे की, आर्थिक आवश्यकता की। तो यहाँ पर तीनों ही राइट हो जाएंगे। लेखक ने कृतिकार के लिए अनुभव से गहरी चीज़ क्या बताई है? तो अनुभूति। लेखक ने हिरोशिमा कविता कब लिखी? तो हिरोशिमा में ही लिखी थी, उन्होंने प्रत्यक्ष अनुभव से लिखी थी। ठीक है, वहीं उन्होंने देखा और वहीं लिखा। कृतिकार वास्तव में किसके प्रति समर्पित नहीं होता है? तो माता पिता के प्रति, बाहरी दबाव के प्रति, आंतरिक दबाव के प्रति, या गुरु के प्रति? तो इसमें है बाहरी दबाव के प्रति समर्पित नहीं होता। बाहरी दबाव से तात्पर्य वही पैसा, है ना, संपादकों का आग्रह है, पैसा, इस प्रकार की चीज़ें। नेक्स्ट प्रश्न है, लेखक किस विषय के विद्यार्थी रहे हैं? तो लेखक जो है विज्ञान विषय के विद्यार्थी रहे हैं। लेखक का अनुभव अनुभूति कब बन गया? जब पत्थर पर अंकित मानव की छाया उन्होंने देखी, तब उनका अनुभव अनुभूति बन गया। नेक्स्ट है, अज्ञेय जी के अनुसार इस पाठ में मोक्ष पाने का एकमात्र साधन क्या है? तो लिखना, क्योंकि लेखक के लिखने के बारे में बताएंगे। ठीक है, बाकी ऑप्शन तो वो दंग के है नहीं, लड़ाई करना, पूजा पाठ करना, नाचना, ये कोई ऑप्शन नहीं है। अज्ञेय जी के अनुसार किसके स्वभाव और आत्मानुशासन का महत्व होता है? तो कृतिकार के। इस प्रकार से जितने भी पार्ट थे गद्य के, इससे पहले वीडियो में हम पद्य के जितने भी ऑब्जेक्टिव प्रश्न थे वो डिस्कस कर चुके हैं। तो एक दो बार आप देखिए भी, निश्चित रूप से याद होंगे। आशा करता हूँ वीडियो आपको पसंद आएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।